Good morning, students. Today we are again with our new chapter. This is the chapter of economics for class 10. Chapter 3, money and credit. What we are going to study in this chapter? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला जो आपका टॉपिक है वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी एक्सचेंज का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मार्केट में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो मनी के बेस पर करते हैं। इसकी वजह से जो है मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उससे हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं और करेंसी को कोई भी मार्केट में अवॉइड नहीं कर सकता। हमारे पास मनी होना बहुत ज़रूरी है, करेंसी होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा ट्रांजेक्शन बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारे पास मनी नहीं है, करेंसी नहीं है, पेपर नोट्स नहीं है, और अगर हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, इस बार्टर सिस्टम के द्वारा एक्सचेंज करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले टॉपिक में यही पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? तो करेंसी तो है ही है, पेपर नोट्स है, इसके अलावा डिपॉजिट विद बैंक्स भी मनी है। आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत चल रहा है, आप लोग जानते हैं, तो हम डिजिटली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम चेक दे सकते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे लॉन्ग ऑफ बैंक्स। बैंक्स के दो तरीके के ग्राहक होते हैं, डिपॉजिटर एंड बोरोवर। कुछ लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिनके पास सरप्लस मनी होता है, और जिनके पास नहीं होता वो बैंक से लोन लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस में मतलब लोन जब हम लेते हैं तो हमें दो तरीके की सिचुएशंस फेस करनी होती हैं, पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव सिचुएशन। अब पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट क्या है, नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट क्या है, ये भी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक 5 टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब हम लोन लेते हैं किसी से तो कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, चाहे वो बैंक से लें या किसी प्राइवेट पर्सन से लें, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें कोलेट्रल होता है, उसमें टर्म ऑफ लोन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ये भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। क्रेडिट अरेंजमेंट भी अलग अलग होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं। कोई मनी लेंडर से पैसा लेता है, कोई रिलेटिव से लेता है, कोई फ्रेंड से लेता है, कोई बैंक से लेता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। मतलब अलग अलग सोर्सेस होते हैं हमारे क्रेडिट के, लोन लेने के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, तो उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में दो तरीके के क्रेडिट सोर्सेस है, एक तो फॉर्मल है, दूसरा इनफॉर्मल है। फॉर्मल में क्या क्या आता है, बैंक्स आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट जब लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है उनकी हेल्प करने के लिए, तो उसके जो सोर्सेस हैं वो फॉर्मल में आते हैं। और इनफॉर्मल में हम कभी मनी लेंडर से ले लेते हैं, कभी रिच लैंडलॉर्ड से ले लेते हैं, कभी ट्रेडर से ले लेते हैं, कभी फ्रेंड से ले लेते हैं, रिलेटिव से ले लेते हैं। तो ये इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में आता है। इसके बाद आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। एक्चुअल में है क्या कि गवर्नमेंट ने जब कुछ लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता, जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती बैंक को दिखाने के लिए, तो उनको लोन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि कुछ लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लें, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, उसको डिपॉजिट करते रहें बैंक में, तो उससे उनका एक अकाउंट खुल जाता है समय समय पर, बैंक फिर उनको लोन दे देता है, उस लोन से वो अपना बिजनेस वगैरह चला सकते हैं। इस टाइप के ग्रुप बना करके लोन ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एक सोर्स है हमारा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। एक बहुत अच्छी स्टोरी बांग्लादेश में लिखी गई, इसके जो फाउंडर है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने किस तरीके से कुछ बताया है कि कैसे जो है छोटे छोटे डिपॉजिटर भी बड़ा वंडर कर सकते हैं वर्ल्ड में। इसके लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि हमें कोई भी ट्रांजेक्शन मार्केट में करना होता है, कुछ भी खरीदना और बेचना होता है, तो सबसे जो आसान तरीका होता है ट्रांजेक्शन करने का, खरीदने का, बेचने का किसी भी चीज़ को, तो वो क्या होता है, वो मनी होता है। यानी कि पैसा अगर आपके पास है, आपके पास जो है करेंसी है, पेपर नोट है, तो बड़ी आसानी से आपको जो है चीज़ें मिल जाती है। तो मनी का यूज आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता रहा है। एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं दिन भर में, उन सबको
मतलब चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, कभी पेन, कभी बुक, कभी नोटबुक, कभी खाने पीने की चीज़ या कोई भी आइटम। तो ये जो हम डेली जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए हमको ज़रूरत किसकी होती है? पैसे की। और पैसा क्या है? एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी देन एक्सचेंज द मनी फॉर दिस दैट दे वांट। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मनी चाहता है। एक्चुअल में क्या होता था एंशिएंट टाइम में? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? व्हेन वी एक्सचेंज द गुड्स विद गुड्स दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। जब हम वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो बार्टर सिस्टम कहलाता है। एंशिएंट टाइम में जब पेपर नोट नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी, कॉइन्स नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे? अनाज दे दिया, गाय ले ली, जूते दे दिए, चने ले लिए, इस तरीके से एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन इसमें एक समस्या रहती थी। समस्या कौन सी होती थी? वो समस्या होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, यानी कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो दो मेन चीज इसमें हमको समझनी होंगी। एक तो हमको समझना होगा बार्टर सिस्टम, तो मैंने आपको बता दिया बार्टर सिस्टम मींस व्हेन वी एक्सचेंज द गुड्स विद गुड्स दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। ऐसे दो व्यक्तियों का मिलना, जब पेपर मनी नहीं होता, करेंसी नहीं होती, पैसा नहीं होता, मनी नहीं होता हमारे पास, तो हमको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता है कि हमारे पास जो चीज़ है उसको वो ले सके और जो उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी जरूरत हमको है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स उसको कहा जाता है कि ऐसे दो लोगों का मिलना जो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हो। सपोज दैट आपको बुक खरीदनी है और आपको गेहूं देना है। अब पूरे मार्केट में आप घूम रहे हैं गेहूं लेकर के, लेकिन जिस बुक सेलर के पास भी जाते हैं वो कहता है हमें गेहूं नहीं चाहिए, कोई कहता है हमें जूता चाहिए, कोई कहता है हमें कपड़ा चाहिए, कोई कहता है हमें पेन चाहिए। मतलब तो आपका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। कोई बुक सेलर आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे गेहूं लेगा और बदले में आपको बुक देगा, तो ही आपका एक्सचेंज हो पाएगा, ट्रांजेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ी समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स की। लेकिन जब हमारे पास कैश मनी होता है तो हम कर सकते हैं, या हम मार्केट में जाएं, गेहूं बेचें, कैश मनी लें और दुकानदार को जाके पैसा ले लें और बुक ले लें। तो लेकिन ये कब हो सकता है? जब मनी का प्रिविलेशन होगा, जब मनी चलता होगा मार्केट में। जब किसी के पास भी मनी होगा ही नहीं, पेपर नोट्स नहीं होगा, करेंसी नहीं होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो बड़ी समस्या आएगी। तो ये एक समस्या इसमें आती है। इसलिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमी में मनी का जो यूज होता है वो हमको क्रूशियल इंटरमीडिएट है मनी, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कोई भी ट्रांजेक्शन हमको करना है, एक्सचेंज करना है, तो पैसे की हमको जरूरत होती है। दूसरा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? तो आप जानते हैं करेंसी है, पेपर नोट या कॉइन्स, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। डिपॉजिट विद बैंक्स, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो आप सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आजकल आप लोग बहुत यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे, है ना, पेटीएम, ये सब आप चलाते हैं। लेकिन ये सब आप कब चला सकते हैं? जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा। तो बैंक अकाउंट में आपका पैसा भी करेंसी का काम करता है, पेपर नोट्स का काम करता है। आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपका पैसा बैंक में जमा है, तो आप किसी को चेक इश्यू कर सकते हो, चेक दे करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो पैसे का काम किया ना उसने, करेंसी का काम किया ना। करेंसी ना होते हुए भी आपका पेमेंट हो गया, आपका ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। या आपके पास कैश मनी नहीं है लेकिन आपके खाते में पैसा है और आपके मोबाइल में ऐप है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये इसी को जो है ना मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहा जाता है। कि करेंसी, चेक, डिपॉजिट विद बैंक्स, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ये आज के टाइम पर मनी का काम करते हैं। इससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हम चेक पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो कई बार अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेक क्या है। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन given by the bank to pay specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। चेक वो कागज है जो बैंक इश्यू करता है जिसमें हम भर करके अपने खाते से किसी जिसके नाम पर चेक बनाते हैं उसके खाते में पैसा ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी दे देते हैं बैंक को। तो बैंक में जाकर के वो व्यक्ति जब चेक लगाएगा तो हमारे खाते से पैसा उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चेक। तो चेक, पेपर नोट्स, कॉइन्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब बैंक्स के दो तरीके के ग्राहक होते हैं। बैंक के ग्राहक कौन होते हैं? दो तरीके के लोग बैंक के ग्राहक होते हैं। एक तो
वो लोग होते हैं जो पैसा जमा करते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, है ना। टू टाइप्स ऑफ ग्राहक बैंक जो है ग्राहक जो है बैंक में जो लोग जाते हैं, कौन वो लोग जाते हैं, एक तो होता है डिपोजिटर यानी कि जिसके पास सरप्लस मनी होता है वो जाकर के बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, वो होता है। और दूसरा कौन होता है, क्रेडिटर, जो क्रेडिट लेता है, कर्ज लेता है लोन से। इस डिपॉजिटर के पास क्या होता है, सरप्लस मनी होता है, ये बैंक में जाकर के अपना पैसा जमा करता है और इसको जरूरत होती है ये जाकर के बैंक से पैसा ले लेता है। यानी कि बैंक यहाँ क्या हो गया, बैंक यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बैंक क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक में रखे रहेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, तो बैंक उसको क्या करेगा, लोन देगा। अब ये जो बैंक जो होता है ना, बैंक की जो लोन एक्टिविटीज है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इम्पोर्टेंट फैक्टर इस तरीके से है, बैंक उस पैसे को कैसे बढ़ाता है, बैंक हमको ब्याज देता है, डिपॉजिटर को बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर को बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिटर को जो है ना इंटरेस्ट देता है, क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है उसकी रकम पर, और इससे इंटरेस्ट देता है। इससे क्या करता है, जो लोन लेता है इससे इंटरेस्ट देता है, इससे ज्यादा लेता है और इसको कम देता है। जो डिपॉजिटर होता है उसको कम देता है, जो क्रेडिट लेता है उससे ज्यादा ब्याज बैंक लेता है। तो होता क्या है कि बीच में जो पैसा बचता है दोनों के, उसी से बैंकिंग मैकेनिज्म चलता है। बैंकिंग मैकेनिज्म क्या है, यानी कि बैंक जो ये मीडिएटर का काम करती है, बीच में आकर के डिपॉजिटर का पैसा जमा करती है और लोन लेने वाले को पैसा देती है, उससे जो है उसका पूरा सिस्टम चलता है। अब बैंक करती क्या है कि जितना भी डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट का 15% अपने पास रखती है, 15% अपने पास रखती है और 85% क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट कहाँ कर देती है, लोन दे देती है हम आप जैसे लोगों को, और हमसे ज्यादा ब्याज लेती है और इसको कम ब्याज देती है। इसलिए बीच में जो पैसा बनता है उसी से बैंक के कर्मचारियों की सैलरी निकलती है, उसी से बैंक की बिल्डिंग का किराया निकलता है, उसी से बैंक का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पासबुक बना के देता है बैंक वाले, चेक बुक देते हैं, है ना, इतने सारे कागज हमको देते हैं, तो वो खर्चा भी उसी से निकलता है। यानी कि बैंक 15% हमेशा अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं 15%? क्योंकि आज आपने पैसा जमा किया, कल आप निकालने आ गए। तो वैसे तो लगभग बैंक का ट्रांजेक्शन डेली इतना होता है कि जमा ज्यादा होता है, निकाला कम जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक को फिर भी मान लो कि त्योहार या फेस्टिवल का सीजन आ गया तो निकालने ज्यादा लोग आते हैं बैंक से, जमा करने कम लोग आते हैं। इस स्थिति में बैलेंस को बनाए रखने के लिए 15% पैसा बैंक आप जो जमा करते हैं वो हमेशा अपने पास रखती है और उसका 85% जो है क्रेडिट दे देती है, लोन दे देती है, जिससे और उससे जो ब्याज आता है और यहाँ जो ब्याज देना होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना डिफरेंस होता है कि जो काफी पैसा बच जाता है, उससे बैंक के कर्मचारियों की सैलरी निकलती है, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा खर्चा निकलता है। बैंक की बिल्डिंग हमेशा किराए में चलती है, वो अपनी बैंक बिल्डिंग खुद नहीं बनाते क्योंकि उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, उतना वो लोन दे करके जितना किराया देना होता है महीने में उससे ज्यादा उस पैसे से जो है कमा लेते हैं और उनसे उनका बैंकिंग मैकेनिज्म चलता रहता है। तो यह लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक जो है 85% लोन के रूप में दे देती है, 15% अपने पास रखती है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है लोन लेने वाले से, और जो पैसा बचता है उससे उनका पूरा सिस्टम चलता है। दैट इज कॉल्ड लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। इसी को लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक कहा जाता है, इसी को बैंकिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैंकिंग मैकेनिज्म, तो यही है कि बैंक के जो दो तरीके के ग्राहक होते हैं, डिपॉजिटर और क्रेडिटर, उसमें बैंक जो है जो कर्ज देती है लोगों को, डिपॉजिट करती है, बीच में जो पैसा बचता है उससे उसका खर्चा चलता रहता है, यही बैंकिंग मैकेनिज्म होता है। अब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन होती है, दो टाइप की क्रेडिट सिचुएशन होती है। क्रेडिट सिचुएशन
नेक्स्ट और क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रेडिट सिचुएशन। तो क्रेडिट सिचुएशन दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन और दूसरी होती है नेगेटिव क्रेडिट सिचुएशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्रेडिट सिचुएशन क्या है? सीधी सी बात है, पॉजिटिव मतलब फायदे की चीज, नेगेटिव मतलब नुकसान, है ना। बैंक से आपने कर्जा लिया, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट किया, उस पैसे को कोई बिजनेस किया, उससे आपने उस बिजनेस में आपको खूब फायदा हो गया, आपने बैंक का कर्जा इंटरेस्ट सहित वापस कर दिया और अपना बिजनेस भी जमा लिया, है ना, एम्पायर खड़ा कर लिया अपना, तो आपको फायदा हुआ क्रेडिट लेने से। इसलिए ये तो हो गई पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। आपके में दिया है, जूते वाले का एग्जांपल दिया है, शू मैन्युफैक्चरर जो है लोन लेता है किससे, जिससे उसको 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने का ऑर्डर मिला, तो वो गया जहाँ से वो लेदर वगैरह लेता था जूते बनाने का सामान, उससे उसने जो है कुछ उधार ले लिया, और जिस जूते बेचने वाले ने उसको ऑर्डर दिया था उससे कुछ एडवांस ले लिया, कर्ज लेकर के उसने 3000 पेयर ऑफ शूज समय से डिलीवर कर दिया और काफ़ी मुनाफा कमा लिया, कर्जा भी चुका दिया और फायदा भी कर लिया। तो ये हो गई पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। दूसरा नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट में एक फार्मर का एग्जांपल दिया है, जिसमें ये है कि उसने अपने खेत में जो है कर्ज लेकर के खेत जुतवाया, सीडिंग की, फसल बोई, है ना, दवा ववा डाली, लेकिन फसल खराब हो गई अचानक से। ऐसी स्थिति में किसान उस कर्ज को नहीं चुका पाया और अगले साल फिर उसको जो है फसल बोनी है खेत में, तो वो दोबारा से कर्ज लेगा और लास्ट ईयर का वो चुका नहीं पाया, उस कर्ज पे ब्याज चल ही रहा है। अगला एक और फ्रेश उसने लोन ले लिया, उस पर भी ब्याज चल रहा है। अगली साल फसल तो हुई लेकिन इतनी नहीं हुई कि वो पिछला लोन चुका सके, इस बार का तो चुका दिया, तो पिछले में ब्याज में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में एट लास्ट उसको अपनी लैंड को सेल करना पड़ गया, घाटे की वजह से उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई। इसको कहा जाता है नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। जब हम क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं और हमको बेनिफिट हो जाता है, हम अपना बिजनेस बड़ा कर लेते हैं, फायदा कर लेते हैं, उससे मुनाफा कर लेते हैं, तो पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट होती है। लेकिन कर्ज हमने लिया और हम चुका नहीं पाए और ब्याज बढ़ता चला गया और एक स्थिति ऐसी आ गई कि हमको अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वो कर्ज चुकाना पड़ा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। तो दो टाइप की सिचुएशन होती है, पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट और नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, है ना। क्रेडिट इन द कैश passes the borrower into a situation from which recovery is very painful। जब रिकवरी पेनफुल हो जाए तो उसको नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, और रिकवरी आसान हो जाए, बेनिफिट भी हो जाए, तो उसको पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तीसरा एक और इसके बाद जो टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट किसे कहते हैं? जिन कंडीशन और टर्म्स ऑफ कंडीशन पर हम लोन लेते हैं उसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता क्या है कि जब बैंक से आप लोन देंगे तो कुछ बातें तय होती हैं, कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले भी, बैंक से ही नहीं किसी प्राइवेट पर्सन से भी लीजिए तो कुछ टर्म्स ऑफ होती हैं। क्या? एक तो पेपर देंगे आप बैंक को, बैंक आपको ऐसी लोन नहीं देगा, बैंक कहेगा अपने घर के कागज हमको दे दो, अपने खेत की रजिस्ट्री हमको दे दो, तो हम आपको देंगे। तो ये जो पेपर जो होता है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये पहली चीज होती है ना। और ये जो हम रखते हैं इसको कोलेटरल बोला जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कोलेटरल क्या है? तो जो भी प्रॉपर्टी हम देते हैं, है ना, बरोबर जो है ज्वेलरी, लाइफ स्टॉक, 4 व्हीलर के पेपर, प्लॉट के पेपर, हाउस के पेपर, जो कुछ भी देता है उसी को कोलेटरल कहा जाता है। गारंटी के रूप में आपने मान लो दे दिया, हाउस के पेपर दे दिए, या आपने जो है पेपर्स के अलावा क्या दे दिया, आपने व्हीकल के पेपर दे दिए, है ना, आपने हाउस के पेपर दे दिए, या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने सैलरी स्लिप दे दी। ये सारी चीजें जो आप देते हैं इसको कहा जाता है कोलेटरल। इसके अलावा टर्म्स ऑफ कंडीशन और क्या आता है? पीरियड ऑफ लोन, यानी कि कितने समय के लिए आप लोन लेंगे, है ना।
कितने समय के लिए लेंगे, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे या लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। इसके बाद एक और चीज होती है मोड ऑफ रिपेमेंट। मोड ऑफ रिपेमेंट यानी कि आप चुकाएंगे कैसे, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे। बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट जब लोन लेते हैं तो अपनी सैलरी से हर महीने एक इंस्टॉलमेंट कटाते रहते हैं, वो मोड ऑफ रिपेमेंट होता है। दूसरा होता है कि हम साल भर बाद जमा करेंगे, हाफ ईयरली या एनुअल किस्त बनवा लेते हैं, उस हिसाब से जमा करते हैं। या होता है कि एक मुश्त एक साथ जमा करते हैं। तो अब इसमें भी अलग अलग चीजें हो गई। मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, है ना, क्वार्टरली हो गया या एनुअल हो गया, है ना, अलग अलग मोड ऑफ रिपेमेंट होते हैं। या वन टाइम एक ही बार में इकट्ठा 2 लाख 4 लाख 5 लाख एक फिक्स पीरियड के बाद दे दिया, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो इस तरीके से ये कंडीशंस होती हैं। इन्हीं को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। कोलेटरल क्या दे रहे हैं आप, वो कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हैं, वो कैसे आप उसको रिपेमेंट करेंगे, वापस कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे या एक मुश्त करेंगे, ये सब जो चीजें होती हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर क्या होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। उस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जा रहा है, ये सारी चीजें मिला करके इनको टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस लोन लेने की जो होती हैं उन्हीं को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। मतलब इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मोड ऑफ रिपेमेंट, इन सबको मिला करके कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, है ना, मोड ऑफ रिपेमेंट, ये सब मिला करके होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसके बाद वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। देखिए लोन सबको बैंक से नहीं मिलता, इसलिए और हमको लोन की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, किसी दोस्त से कहेंगे भैया, हो सकता है आप किसी रिलेटिव के पास जाए, हो सकता है आप किसी फ्रेंड के पास जाए, हो सकता है आपकी लोकेलिटी में कोई मनी लेंडर हो, साहूकार, कर्ज देने वाला, जो इसी का काम करता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट पर पैसा देता है, और फिर तो कई वो हो सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट की अगर बात करें तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, इसमें आप मनी लेंडर से, हो सकता है ये, हो सकता है आप फ्रेंड से ले लें, है ना, हो सकता है कि आप किसी ट्रेडर से ले लें, है ना, हो सकता है आप बैंक से ले लें, है ना। अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट हो सकते हैं आपके। यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि एक व्यक्ति जो है 15% पर एनम पर लोन लेता है, 5% पर मंथ पर लेता है लोन, यानी कि एनुअल ब्याज कितना हो गया, 60% हो गया, यानी कि 2 साल में 120%, यानी 100 रुपए लिए आपने, 2 साल में आपको ब्याज कितना देना होगा, 120 रुपए। बैंक कितने साल में पूरा करती है, 10 सालों में। तो कुल मिलाकर के अगर आपको बैंक से लोन मिल जाएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है आपके लिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ेगा। ट्रेडर जो है वो 3% पे लगभग दे देता है, यानी कि 36% एनुअल हो गया। मनी लेंडर जो है ना वो 5% पर देता है, यानी कि 60% एनुअल हो गया। फ्रेंड किसी भी रेट पे दे सकता है आपको, हो सकता है आपसे इंटरेस्ट ले ही ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा,
ट्रेडर इस पे दे सकता है, बैंक जो है आपको लगभग 1% पे दे सकता है ना, 1% से भी कम पे दे सकता है, तो 10% से लेकर के 12% पर एनम तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट है। यहाँ पे किसानों के लिए बताया गया कि कोई मनी लेंडर से लेता है वो 60% एनुअल ब्याज देता है, ट्रेडर से ले लेते हैं तो हो सकता है 3% पर मंथ यानी कि 36% एनुअल हो जाए, और बैंक से अगर मिल जाए तो 1% या 1% से भी कम में मंथली मिल सकता है, एनुअल 10 से 12% में मिल जाता है, वो सबसे सस्ता क्रेडिट अरेंजमेंट होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, है ना। तो और कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी कई लोगों को लोन मिल जाता है, लोन फ्रॉम आपकी बैंक में जो बुक में देखना पड़ता है उसमें लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी बना लेते हैं, मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर देते हैं, और जरूरत पड़ने पर जैसे किसान कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव होती है, तो फार्मर्स कोऑपरेटिव में क्या हुआ, मेंबर बना दिए, मान लो 2000 मेंबर बनाए, सबसे 100-100 रुपया लिया, है ना। मान लो कि 2000 मेंबर बनाए, है ना, सबसे 100-100 रुपया लिया, दूसरी को बढ़ा दो, 2 लाख रुपया हो गया। अब जरूरत पड़ने पर इसी से किसानों को लोन दे दिया, है ना, और थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिया, बैंक से थोड़ा ज्यादा दे दिया, ट्रेडर से थोड़ा कम पर दे दिया। ऐसी स्थिति में जो लोन मिलता है वो कोऑपरेटिव लोन कहा जाता है। फार्मर्स को खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, भाई उसके पास मान लो कोलेटरल नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, या मजदूर है, लेबर है, नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और मिलकर के जो कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, उसी फंड को बैंक में जमा कर दिया, और बैंक उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है, जरूरत पड़ने पर बैंक से थोड़ा ज्यादा रेट पर उसी पैसे को किसी को दे दिया, मेंबर को, और मेंबर से समय समय पर जो है लेते रहे, और फिर वो खाते में पैसा आता रहा। इस तरीके से टर्नओवर चलता रहता है, तो बिना कोलेटरल के लोगों को लोन भी मिल जाता है, और दूसरी तरफ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है, सबकी मदद होती रहती है मेंबर्स की। तो इस तरीके से क्रेडिट अरेंजमेंट होता है। अब बात आती है कि इंडिया में जो है किस कौन कौन से क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से सेक्टर है ना। तो 2 सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी हमने बात की कि हमको जो है मनी लेंडर से लोन मिल जाता है, हमको ट्रेडर से लोन मिल जाता है, हमको बैंक से लोन मिल जाता है, हमको कोऑपरेटिव से लोन मिल जाता है। तो फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल में कौन कौन आता है, बैंक्स आ जाते हैं, और कौन आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं, कोऑपरेटिव आ जाते हैं। तीसरा कौन आ जाता है, गवर्नमेंट की एजेंसी आ जाती है। कई बार गवर्नमेंट जो है ना कई माध्यमों से लोन प्रोवाइड करा जाती है, तो ये सब फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल में कौन कौन आता है, जब किसी प्राइवेट पर्सन से आप लोन लेते हैं तो वो इनफॉर्मल में सेक्टर में आता है। इनफॉर्मल में जैसे सबसे प्रॉपर जो आएगा वो आएगा मनी है ना, सूदखोर, ब्याज पर पैसा देने वाला, साहूकार जिसको आप कहते हैं, मनी लेंडर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है ना, वो आपका रिलेटिव हो सकता है ना, और भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आते हैं, और ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मल सेक्टर में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि भाई बैंक है, अभी पढ़ाई हम लोगों ने, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स, है ना, ट्रेडर्स भी इसका हिस्सा होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। तो ये फर्क है। एक दूसरा फर्क ये है कि यहाँ में लोन लेने से हमारा किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। अगर फॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, कोई आपको धमकाएगा नहीं आके कि कर
कर्जा नहीं दिया तो तुम्हारी भैंस खोल ले जाऊंगा, ये तुम्हारे घर पर प्लॉट पर कब्जा कर लूंगा। ये कौन, इस तरीके की धमकियां कौन देता है? मनी लेंडर दे सकता है, साहूकार दे सकता है। बैंक ऐसा नहीं करेगा, बैंक पहले आपको नोटिस देगा, है ना, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, भाई इतना रेट ऑफ, इतना ब्याज हो गया आपके ऊपर, इतना इंटरेस्ट हो गया, इतना कर्जा हो गया, कैपिटल बढ़ता जा रहा है, आप चुकाइए। लेकिन एकदम से धमकी नहीं देगा, एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा। इसमें एक्सप्लोरेशन होता है, इसमें एक्सप्लोरेशन नहीं होता, नो एक्सप्लोरेशन, नो एक्सप्लोरेशन, इसमें कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होता। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, लो होता है। इसमें क्या होता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के कुछ वो हैं। इंडिया में जो टोटल क्रेडिट मिलता है वो मनी लेंडर से 33%। आपका ये पंचायत आपके बुक में दे रहा है, उसके हिसाब से अगर हम डिस्कशन करें तो इंडिया में लोगों को लोन मिलता कहाँ से है, कितना परसेंट लोन फॉर्मल सेक्टर से आता है और कितना परसेंट लोन जो है इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। अगर इस विषय पर आप बात करें तो आप देखेंगे कि 33% जो है मनी लेंडर से मिलता है, मनी लेंडर से मिलता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। कमर्शियल बैंक से जो मिलता है वो है 25%, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है वो भी 25% हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स 8% हो गया, है ना। और गवर्नमेंट से 1%, मतलब बैंक के अलावा और गवर्नमेंट एजेंसी कभी लोन देती है, वो सिर्फ 1% उसका शेयर है। अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 5%, कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह बनते हैं, है ना, एनजीओ वगैरह बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कहा जाता है। इनसे जो है 5% मिलता है ना। लैंडलॉर्ड से 1% मिलता है, इसका टेबल में आता है लैंडलॉर्ड, इससे 1% मिलता है। ये क्रेडिट अग्रीमेंट है इंडिया का। इस तरीके से क्रेडिट अग्रीमेंट इंडिया में होता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन जो सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ। लेकिन अब फर्क क्या है? फॉर्मल सेक्टर से जब आप लोन लेते हैं तो रिजर्व बैंक मॉनिटरिंग करता है। कौन करता है? जब आप बैंक से लोन लेंगे, है ना, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या होगा? बैंक से लोन लेंगे तो रिजर्व बैंक अकाउंट देखता है, बैंक से वो देखता है कि आपने कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया, किसको दे रहे हैं आप, जरूरतमंद को दे रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं। व्यवसाय मान लिया नीरव मोदी जैसों को, जो लेके भाग जाते हैं हजारों करोड़ रुपया, या गरीब आदमी जिसको जरूरत है, जो बिजनेस करना चाहता है, कमा करके वापस करना चाहता है, उनको दे रहे हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक जो है बैंक की क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ एक्सप्लोटेशन होता है, यहाँ एक्सप्लोटेशन नहीं होता है। कुल मिलाकर के फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट अच्छा है, यहाँ पर जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ एक्सप्लोटेशन नहीं होता, यहाँ एक्सप्लोटेशन होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर की मॉनिटरिंग कोई नहीं करता है, इसलिए इससे लोन लेने में बड़ा नुकसान हो जाता है। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? कुल मिलाकर के मतलब क्या है कि फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। लेकिन अभी भी आधे लोगों को जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है इंडिया में, लगभग 50%, और लगभग 50% लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है। यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट बढ़ाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में हमको इनफॉर्मल सेक्टर
की क्रेडिट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 50% लोगों को उससे मिलता है। ऐसी स्थिति में लोगों का एक्सप्लोटेशन होता है। तो कुल मिलाकर के हम जो अगर कर सकते हैं इंडिया में तो क्या कर सकते हैं, दैट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली। बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज़्यादा लोन देना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिले। सेकेंडली, while formal sector loans needs to expect, it is also necessary that everyone receive these loans। और अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल रहा है तो ये भी ध्यान रखना है कि सबको मिले। ऐसे नहीं कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसों को मिले जो हजारों करोड़ लेके फिर हो जाए, भाग जाए देश से। नहीं, ऐसे लोगों को जो वास्तव में नीड में हैं, जिनको जरूरत है और जो पैसा समय से जमा कर दें, ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए। गरीब लोगों को देंगे तो देश का डेवलपमेंट होगा। पैसे वाले लोगों को देने से देश का डेवलपमेंट नहीं होता। वो तो पहले ही उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे से भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा यूज करना चाहते हैं। इसलिए फॉर्मल सेक्टर में ये सुधार करने की जरूरत है कि नीडी लोगों को लोन देने की जरूरत है ना। ऐसे लोगों को लोन दें जिनका एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर्स कर रहे हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन ट्रेडर्स कर रहे हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देने की जरूरत है। रिसेंट ईयर्स में इसमें थोड़ा सा सरकार ने कोशिश की है, सुधार करने की कोशिश की है। ग्रामीण बैंक बनाए हुए हैं, है ना। एक और सिस्टम बैंक ने लोन प्रोवाइड कराने के लिए किया है, वो है एसएचजी सिस्टम। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोलेटरल के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों के पास कोलेटरल नहीं होता। कोलेटरल मतलब ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती, 4 व्हीलर्स नहीं होते, बिल्डिंग्स नहीं होती, प्लॉट्स नहीं होते, एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं होते, जिसका कोलेटरल दे करके फॉर्मल सेक्टर से वो लोन ले पाए। ऐसी स्थिति में वो मनी लेंडर और साहूकार से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता है। तो एक नया सिस्टम बना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप सिस्टम। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, 15 से 20 मेंबर हो जाते हैं और वो एक फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करते हैं। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जमा करते हैं। अगर 100 रुपये जमा करते हैं, 20 मेंबर हैं तो 2000 रुपये महीने हो गए, है ना। आप इस 2000 रुपये को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी एक मेंबर को दे दिया, उससे उसने क्या किया, अचार बनाना शुरू कर दिया, पापड़ बनाना शुरू कर दिया, या उसने सीइंग मशीन खरीद ली, या उसने गाय वगैरह खरीद ली और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस लोन को वापस कर दिया विथ इंटरेस्ट, किसी दूसरे मेंबर को दे दिया गया। तो ऐसे मिल करके ये चलता रहता है। और जब रेगुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता रहता है कुछ वर्षों तक, अगर 1 या 2 ईयर्स तक ये रेगुलर चलता है, तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट मिल जाता है। बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और समय से अगर उसमें पैसा सारे मेंबर्स जमा करते रहते हैं तो फिर बैंक उनको लोन दे देती है। वही उनका जो पैसा जमा होता है धीरे धीरे उसको क्या मान लिया जाता है, कोलेटरल मान लिया जाता है। वो कोलेटरल हो जाता है और फिर उसी पर उनको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है लोगों को। तो इस तरीके से उन लोगों की भी मदद हो जाती है जिनके पास कोलेटरल नहीं है, जिनको बैंक से डायरेक्ट क्रेडिट नहीं मिल सकता, तो वो मिल करके समय थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। ये इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काम करते हैं। टाइपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 मेंबर होते हैं। 25 से 100 रुपये हर महीने वो जमा करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं और फिर जो है मेंबर्स को बैंक से भी लोन मिल जाता है, या आपस में ही वो बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, बैम्बू के लिए, क्लॉथ के लिए, हाउसिंग मटेरियल के लिए, हैंडलूम्स या कैटल या सीइंग मशीन्स वगैरह के लिए लोन मिलता रहता है। आपस में देते रहते हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे चुकाते रहते हैं। इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, यानी कि लैक ऑफ कोलेटरल की जो उनकी समस्या है वो खत्म हो जाती है और कुल मिलाकर के वो अपना जो है बिजनेस चला लेते हैं, सफल हो जाते हैं, किसी भी तरीके से उनको सफलता मिल जाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अच्छी तरीके से जो है लोगों को मदद करते हैं उनके बिजनेस वगैरह रन करने में, कोलेटरल की प्रॉब्लम को ओवरटेक करने में। इसके बाद हमने बात की थी ग्रामीण बैंकों का, ग्रामीण
बैंक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके जो फाउंडर है वो कौन है? मोहम्मद यूनुस। फाउंडर कौन है? मोहम्मद यूनुस। इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे अमाउंट जमा कराने शुरू किए, खास करके महिलाओं से गांव में जा जा करके जमा करवाए, और आज जो है इनके 9 मिलियन मेंबर्स हो गए। कितने मेंबर हो गए? 9 मिलियन मेंबर हो गए इस बैंक के, है ना। कितने गांव में? 81,600 विलेज में बांग्लादेश के इसकी शाखाएं होती हैं, है ना। वहाँ पर ये बैंक काम करती है। और मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगर गरीब लोगों को, छोटे छोटे लोगों को स्मॉल अमाउंट, ये क्या देता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन देता है। अगर स्मॉल अमाउंट में लोन दिया जाए तो उससे क्या हो जाता है? उससे लोग अपना धंधा बिजनेस चला लेते हैं, है ना। खास करके फीमेल्स को ये लोन देता है। किसको देता है? फीमेल को देता है। मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि फीमेल जो है ना रिलायबल बोरोवर है, भरोसेमंद बोरोवर है, वो समय से पैसा चुका देती हैं और धीरे धीरे वो जो है अपना बिजनेस चला लेती हैं। 1970 में ये बैंक स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था। आज 9 मिलियन जो है इसके मेंबर हैं, 81,600 इसमें इसकी शाखाएं हैं। इसने वंडर किया है दुनिया में कि कैसे छोटे छोटे लोन देकर के कितने लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है। इसके लिए मोहम्मद यूनुस को जो है नोबेल प्राइज भी मिला था 2006 में, ना। नोबेल प्राइज पा चुके हैं मोहम्मद यूनुस। कब पाया? 2006 में नोबेल प्राइज इसके लिए उन्हें मिला। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने समझा कि एक साइड डिपॉजिटर होते हैं, दूसरे साइड जो है बोरोवर होते हैं। इनको मिलकर के बैंकिंग मैकेनिज्म चलता है। अगर सही तरीके से क्रेडिट मिल जाए तो हम प्रोग्रेस कर देते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट होती है। अगर नहीं मिलता, हम नहीं चुका पाते, तो हम नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट में फंस जाते हैं और कई बार हमको लॉस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।